हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सेल इन एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं यूजीसी नेट दिसंबर 2023 की तैयारी के लिए और पेपर 1 हम लोग यहाँ पर तैयार कर रहे हैं। पेपर 1 की टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड की सीरीज शुरू हो गई है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड के ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ठीक है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी आपने पढ़ा होगा या जो न्यू एस्पिरेंट्स हैं जो पहली बार एग्जाम देंगे उनके लिए शायद नया टॉपिक हो सकता है, लेकिन जो लोग दोबारा एग्जाम देंगे और उन्होंने ये पहले से पढ़ रखा है, लेकिन आज की इस वीडियो में आप कुछ नए कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए जहाँ से एनटीए के द्वारा क्वेश्चन बन सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं कि जो क्वेश्चन बनते हैं अब वो न्यू फैक्ट्स पे बनते हैं। ऐसे पुरानी थ्योरीज पे या मतलब जो पुराने पैटर्न के क्वेश्चन थे अब वो नहीं बनते हैं, है ना। तो कुछ ज़्यादा ही डीप में जाके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए आज की इस वीडियो में ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के सारे ही फैक्ट्स को जानने की कोशिश करेंगे, सभी तथ्यों को समझने की कोशिश करते हैं जहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, तो थ्योरी और पीवाईक्यूज दोनों ही हैं यहाँ पर। 2019 से लेकर 2023 तक अब तक जो भी पेपर हो चुके हैं उनमें जहाँ जहाँ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी आया है वो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लेने की कोशिश की है। ठीक है, तो अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। ठीक है, इससे पहले मैंने कई वीडियो दे दी है टीचिंग एप्टीट्यूड की और रिसर्च की। आज का ये डे 20 है, लेक्चर 20 है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को समझने की कोशिश करिए कि क्या है ब्लूम के वर्गीकरण को। टैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है? वर्गीकरण, है ना। तो इनके वर्गीकरण को शिक्षा के उद्देश्यों के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जैसे कि ब्लूम का जो टैक्सोनॉमी है, वर्गीकरण है, इसको हम शैक्षिक शिक्षा के उद्देश्यों के नाम से भी जानते हैं। और ब्लूम कौन थे? एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने 1956 में एक अपनी जो इनकी बुक थी टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है, इंग्लिश में आप यहाँ पर देख सकते हैं, और इस वर्गीकरण को दर्शाया था। और इसमें इन्होंने ब्लूम की जो टैक्सोनॉमी है इसमें इन्होंने 3 डोमेन के बारे में बात की है, जिसमें आपका देखिए कॉग्निटिव मोटिव्स, है ना, उद्देश्यों की बात करें मतलब इन्होंने लर्निंग के 3 डोमेन बताए थे जिसमें कि कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर आता है। ठीक है, तो साइकोफिजियोलॉजिकल ये लिखा है, साइकोमोटर भी हो सकता है। ठीक है, दोनों ही चीज़ें होती हैं, मनोशारीरिक या मनोगत्यात्मक। ठीक है, तो यहाँ पर संज्ञानात्मक उद्देश्य कॉग्निटिव जिसको बोलते हैं, भावात्मक, और आपका मनोशारीरिक या मनोगत्यात्मक। ठीक है, इसी तरह से कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोफिजियोलॉजिकल या साइकोमोटर। ठीक है, कहीं कहीं कोनेटिव भी आपको दिखाई देगा। तो इस तरह से ये इसके क्या है, डोमेन्स हैं या उद्देश्य। ठीक है, इन्होंने वर्गीकरण किया लर्निंग के क्षेत्र में, तो 3 डोमेन बताए थे। तीनों ही ये किससे संबंधित है? संज्ञानात्मक की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका ज्ञान से संबंधित है। भावात्मक जहाँ पे फीलिंग की बात होती है, ठीक है, एटीट्यूड्स, रुचियाँ, आपके वैल्यूज़ आते हैं। और साइकोमोटर में अगर बात करें तो यहाँ पर शारीरिक और क्रियात्मक गतिविधियाँ होती हैं। ठीक है, आपकी जो भी ये फिजिकल एक्टिविटीज़ जो होती है वो आपकी साइकोमोटर में आती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इन्होंने अपने उसमें बताई। अब देखिए कॉग्निटिव डोमेन में इन्होंने यहाँ पर इसके देखिए यहाँ पर 6 इन्होंने स्टेप बताए। ठीक है, तो ये कॉग्निटिव डोमेन में आते हैं और ये सब आपसे पूछे जाते हैं। जितने भी अर्थ है ना, इन सब के जो है कॉन्सेप्ट के बारे में पूछा जाता है। कई बार आपको एग्जाम्पल के तौर पे दे देगा। अभी आप जब पीवाईक्यूज देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि आपको एग्जाम्पल दे दिया, अब इसको ये किसके अंतर्गत आएगा, किस स्टेप के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो आपको इनकी जो है मीनिंग्स भी पता होनी चाहिए कि क्या होती हैं। तो कॉग्निटिव डोमेन में बात करें तो जैसे कि ज्ञानात्मक पक्ष होता है, यहाँ पर ज्ञान से संबंधित बातें होती हैं। तो पहला क्या है? ज्ञान। ठीक है, इसमें आपका नॉलेज, रिकॉल एंड रिकॉग्निशन आता है। फिर बोध है, उसके बाद प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अभी इनके एक एक वर्ड को मैं बताऊंगी। अभी देखिए, अब इसमें जो ये ज्ञानात्मक पक्ष है ना, कॉग्निटिव, है ना, ये आप लोग नोट डाउन कर लिया करिए, नोट्स बनाते चलिए साथ में। ठीक है, अब जो ज्ञानात्मक पक्ष की बात आई, कॉग्निटिव डोमेन, इसमें शैक्षिक उद्देश्यों को 3 स्तरों में बांटा। ठीक है, डोमेन क्या था? ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। तो ज्ञानात्मक में भी शैक्षिक उद्देश्यों को इन्होंने 3 भागों में बांटा, है ना, जैसे कि लोअर लेवल, फिर मीडियम एंड
हायर लेवल। अब लोअर लेवल में क्या है इनके, ज्ञान, उद्देश्य, बोध और प्रयोग। ये अक्सर पूछा जाता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर आपका ऐड किया है, ठीक है। बाकी जगहों पे आपको पढ़ाया जाता है टैक्सोनॉमी, आपको ब्लूम्स टैक्सोनॉमी बहुत पढ़ाई है, आपने देखा भी होगा, बुक्स में भी देखा होगा, लेकिन इतनी डीप स्टडी आपको कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये जो आपके ज्ञान, बोध और प्रयोग है ना, ये जो तीन है ना आपके, ये आपके आते हैं जो है लो लेवल पे आते हैं, ठीक, लोअर लेवल हो गया। उसके बाद आपका यहाँ पर एनालिसिस और सिंथेसिस, ये आपके किस में आ गए, विश्लेषण और संश्लेषण। अभी इनकी मीनिंग भी बताऊंगी। ये आपके मीडियम लेवल पे आ गए, ठीक है। और उसके बाद आपका हाई लेवल की अगर बात करें तो यह हाई लेवल में देखिए प्रॉब्लम सॉल्विंग आएगा, क्रिएटिव थिंकिंग है और सिस्टमेटिक नॉलेज एंड थ्योरीज ऑफ लर्निंग, ठीक है। समस्या समाधान, प्रॉब्लम को कोई भी होगी सॉल्व किया जाएगा, वो आपकी हाई लेवल की कॉग्निटिव स्किल होती है, ठीक है। क्रिएटिव की बात करें, सृजनात्मक चिंतन, तो वो भी आपका हाई लेवल का होगा। और उसके बाद व्यवस्थित ज्ञान और थ्योरीज की जो है सिद्धांतों को समझना, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी आपका हाई लेवल में आता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अब आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई। और ये पूछे जाते हैं कि ये जो है किस लेवल पे आएगा, ठीक है। तो ये आपका इवेल्युएशन में ही वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग और ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ज्ञान में क्या आता है। ज्ञान का मतलब अगर हम बात करें तो अधिगम के समय छात्र जिन सूचनाओं, तथ्यों, नियमों को धारण करता है, धारण मतलब रिटेंशन, यहाँ पर मेमोरी की बात होती है ना, कि वो कितनी चीज़ों को जो है अपने में ले पा रही है, कितनी में समेट पा रही है, मतलब कितनी आपकी क्षमता है। और बाद में जिसके रिकॉल पर जोर दिया जाता है, मतलब लर्निंग के समय जब बालक की लर्निंग चल रही है उस समय जो भी उसको फैक्ट्स बताए जा रहे हैं, नियम बताए जा रहे हैं, और उनको वो कितना याद कर पाता है, उसको रिकॉल कितना कर पाता है, जब ज़रूरत पड़ी तो उसको तुरंत याद आया या नहीं। रिकॉल से मतलब यही होता है, ठीक है। नॉलेज की बात हम नॉलेज की बात कर रहे हैं। तो ये सभी जो व्यवहारिक उद्देश्य होते हैं ये आपके ज्ञान उद्देश्य में शामिल किए जाते हैं, ठीक। ये जितने भी व्यवहार में आएंगी चीज़ें कि तो ये सारी क्या है, जितनी सूचनाओं को, तथ्यों को, नियमों को, ये सारा धारण करना और फिर इनका रिकॉल, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए रिकॉल में क्या है, जो भी पद्धतियाँ, साधन या अप्रोच यूज़ किए जाते हैं उनका रिकॉग्निशन का विकास, ठीक है। तो ये सब आपका किसके अंतर्गत आ रहा है, ज्ञान के अंतर्गत, जिसमें कि नॉलेज, रिकॉल एंड रिकॉग्निशन, ठीक है। उसके बाद आपका इसमें आता है, इसी को कहा है ज्ञान, प्रत्यास्मरण और अभिज्ञान, ठीक है। इसका मतलब हो गया ज्ञान, रिकॉल मतलब पुनः स्मरण करना, प्रत्यास्मरण, और रिकॉग्निशन क्या है, अभिज्ञान होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये तीनों टर्म्स है, ये पहला, दूसरा और फिर ये तीसरा, नॉलेज, रिकॉल एंड रिकॉग्निशन, ठीक है। अब उसके बाद देखिए बोध, कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है, सूचनाओं, तथ्यों, सिद्धांतों का ज्ञान प्राप्त करके अपने शब्दों में व्यक्त करने की क्षमता का विकास। कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग आप करते हैं, आपके में आता भी है ना, टीचिंग एप्टीट्यूड में। तो आपने देखा है कि यहाँ पर क्या होता है कि जो भी चीज़ें मिली ज्ञान स्तर के द्वारा वो यहाँ पर अपने शब्दों में किस तरह से व्यक्त किया जाएगा। मतलब अब यहाँ पर कौन कौन सी क्रियाएं आएंगी, अनुवाद करना, व्याख्या करना, उल्लेख करना, यह आपका कॉम्प्रिहेंशन के अंतर्गत आता है, ठीक। अब एप्लीकेशन क्या आएगा, प्रयोग जिसको कहते हैं। जो भी ज्ञान अब तक मिला, जो भी ज्ञान प्राप्त किया, आवश्यकता पड़ने पर सही तरीके से अपने व्यवहार को लागू करना और समस्या के समाधान को निकालना, ठीक है। ये आपका आ गया किसमें, एप्लीकेशन में आ गया। उसके बाद विश्लेषण, एनालिसिस जिसको कहते हैं, एनालिसिस और संश्लेषण, सिंथेसिस, दोनों को अच्छे से समझ लीजिए। तो ऐसे याद रखिए, विश्लेषण मतलब विघटन, ठीक। तो यहाँ पर जो ज्ञान, बोध और प्रयोग की अपेक्षा ये क्या होता है, उच्च स्तरीय होता है, ठीक है। तो मतलब जैसे कि अभी आपको बताया भी ना कि ज्ञान, बोध और प्रयोग आपके किस में थे, हायर लेवल में थे। और इसके कंपैरिजन में जो आपका एनालिसिस और सिंथेसिस है, विश्लेषण और संश्लेषण, ये मीडियम लेवल का हुआ। और हाई लेवल में क्या था आपका, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारी चीज़ें थी, ठीक है, समस्या का समाधान। तो अब विश्लेषण का मतलब क्या होता है कि किसी बड़े टॉपिक को समझने के लिए उसके छोटे छोटे भागों में डिवाइड करना और फिर नवीन ज्ञान का निर्माण करना, ठीक है। विश्लेषण का मतलब क्या हुआ, तोड़ना, है ना। और संश्लेषण का मतलब क्या हुआ, जोड़ना, ठीक। तो विश्लेषण मतलब हो गया आपका विघटन और संश्लेषण मतलब हो गया संगठित, है ना।
तो सिंथेसिस में क्या हो जाता है, संगठित प्राप्त किए गए नवीन विचारों या नवीन ज्ञान को जोड़ना और जोड़कर इस प्रकार से रखना जिससे समग्र, समग्र मतलब क्या होता है, एज ए होल, पूरा। जो अभी तक हमने ऐसे टुकड़ों में चीज़ों को ले रखा था, अब इनको क्या है, पूरा एक एज ए होल, है ना, इसको इस प्रकार से रखना जिससे कि समग्र स्वरूप निर्मित हो सके। तो इस तरह से यहाँ पर जो सिंथेसिस होता है, यहाँ पर 3 प्रकार की क्रिएटिव क्षमता को विकसित किया जाता है। ठीक है, सिंथेसिस की बात कर रहे हैं। संश्लेषण, विश्लेषण में तो क्या हुआ, चीज़ों को, जो बड़ा टॉपिक था उसको कई छोटे छोटे पार्ट में तोड़ के चीज़ों को समझाया गया। संश्लेषण में क्या है, जो उसको ज्ञान मिला छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर, अब उसने उन सभी को समराइज किया और उसके बाद एक नए ज्ञान की, नए सिद्धांत की यहाँ पर उसको जो है प्राप्ति होती है। ठीक है, तो इस तरह से 3 प्रकार की क्रिएटिव क्षमता को विकसित किया जाता है, जैसे कि न्यू एवं यूनिक कम्युनिकेशन विकसित करना। ठीक है, अब उसमें कम्युनिकेशन स्किल होगी खुद से, है ना, न्यू अप्रोच, और अब प्लानिंग का निर्माण कर सकता है, एक नई अप्रोच, नई दिशा में सोच सकता है, नई योजनाओं को बना सकता है, निर्माण कर सकता है। सांकेतिक प्रस्तुतिकरण से अमूर्त संबंधों को ज्ञात करना, मतलब यहाँ पर जो उसको ज्ञान मिला है, अब उससे, उसके सामने अगर चीज़ें नहीं भी है ना, तो अमूर्त संबंधों मतलब कल्पनाओं के द्वारा उन चीज़ों को वो विजुलाइज कर सकता है। ठीक, तो ये सिंथेसिस में हो गया। इवेल्युएशन में क्या हुआ कि जो भी ज्ञान प्राप्त किया है उसका मूल्यांकन करना कि ये वैध है या विश्वसनीय है कि नहीं है, वैध है कि नहीं है, और जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ज्ञान प्रदान किया गया है उन उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है या नहीं, ये आपका किसमें, इवेल्युएशन में आता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब इन सारे टर्म्स को कभी गलत मत करिएगा। बाकी आपको ये समझ में आ गया कि कौन सा लोअर लेवल में है, कौन सा अपर लेवल में है। ठीक है, अब हम अगर इसको हमें याद करना होगा तो हम कैसे करेंगे, तो देखिए के आपका इसमें आता है के सी और ए, है ना, एस और ई। ठीक है, ऐसे इसको याद रखिएगा। नॉलेज और कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, एवेल्युएशन। ठीक, यहाँ पर ऊपर से नीचे की तरफ आपको ऐसे याद करना है, KCAASE। ठीक, यह आपके हो गए कॉग्निटिव डोमेन की बात। ठीक है, अब आपको इतना समझ में आ गया कि जो 3 ऊपर के थे, ज्ञान, बोध और प्रयोग, यह आपके लोअर लेवल में। उसके बाद आपका विश्लेषण, संश्लेषण मीडियम में आ गया, और हाई लेवल में प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिव थिंकिंग, ये आपसे पूछा गया है कि जो किसमें हाई लेवल में कौन सी चीज़ आएगी, संज्ञानात्मक स्तर के, अभी आप क्वेश्चन देखेंगे उसमें हाई लेवल में, संज्ञानात्मक स्तर के हाई लेवल पे कौन सी क्षमता का विकास होता है, तो यहाँ पे क्रिएटिविटी आती है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो ये तो हो गया था आपका 1956 में हुआ था, है ना, अभी आपने पढ़ा। अब देखिए 2001 में रिवाइज ब्लूम वर्गीकरण आया। ठीक है, यहाँ पर इसमें कुछ संशोधन किया गया। संशोधन किसके द्वारा किया गया, एंडरसन और क्रथवोल के द्वारा। ठीक, तो 1956 में देखिए ये स्टेप थे। 2001 में क्या क्या चीज़ें आई, अब इनको भी देख लेते हैं। ये रिवाइज था आपका, है ना, तो देखिए यहाँ पर क्या था, हमने पढ़ा था KCAASE, है ना, तो यहाँ पर ये देख रहे हैं आप। अब इसमें देखिए इन्होंने ये बोला कि जो इन्होंने दिए थे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, ब्लूम्स ने जो अपने उसमें जो स्टेप बताए वो पूरी तरह से सार्थक नहीं थे। तो यहाँ पे इन्होंने इसी चीज़ को और थोड़ा सा संशोधित किया। किसने किया, एंडरसन और क्रथवोल ने। तो इन्होंने बताया, देखिए नॉलेज की जगह क्या आ गया, रिमेंबर आ गया। ठीक है, नॉलेज की। अब कॉम्प्रिहेंशन, है ना, तो रिमेंबरिंग का मतलब क्या हो गया है, प्राप्त किए गए ज्ञान को अधिक समय तक माइंड में संचित रखना। और ये काम किसका है, मेमोरी का है। यहाँ पर क्या होगा, मेमोरी में क्या होता है, रिकॉल और रिकॉग्निशन होता है ना, इसी के तो ये फैक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पर रिमेंबरिंग वही चीज़ होती है कि जो भी चीज़ें आपको ज्ञान मिला उसको कितने समय तक आप रिकॉल कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ठीक, ये चीज़ इन्होंने नॉलेज में आपको बताई थी। अब कॉम्प्रिहेंशन था यहाँ पर, बोध जिसको हमने कहा, तो यहाँ पर इन्होंने अंडरस्टैंड दिया। ठीक है, अंडरस्टैंड का मतलब प्राप्त किए गए ज्ञान को सही से समझना। ठीक, उसके एक एक तथ्यों को समझने की कोशिश करना। एप्लीकेशन आया था यहाँ पर, तो यहाँ पर आ गया अप्लाई। अप्लाई का मतलब जब ज्ञान समझ में आ गया, मतलब अंडरस्टैंडिंग हमने कर ली, तब जानना कि ज्ञान का उपयोग कब, कहाँ और कैसे करना है। ठीक, अप्लाई, है ना, तो यही चीज़ है।
जो इन्होंने एप्लीकेशन में बोला यही यहाँ पर हमने अप्लाई। एनालिसिस था जो है आपका विश्लेषण और संश्लेषण, है ना, तो यहाँ पर ये था इन्होंने इसमें दिया एनालाइज। ठीक है, एनालाइज में भी क्या हुआ, बड़े टॉपिक को छोटे छोटे भागों में तोड़ना, चीज़ें वही हैं। ठीक है, उसके बाद ऊपर में थोड़ा सा चेंज आएगा। सिंथेसिस, आप देखिए यहाँ पर इन्होंने सिंथेसिस था, यहाँ पर इन्होंने दे दिया इवेल्युएट, है ना, इवेल्युएट मूल्यांकन, उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हुई है। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पर जो सबसे स्टेप ऊपर का था उसमें था हाई लेवल में क्या था, इवेल्युएशन था, यहाँ पे इन्होंने दे दिया क्रिएट। ठीक, 2001 में जो संशोधित हुआ अब उसमें क्या हुआ, इवेल्युएशन यहाँ पर आ गया और अब उससे भी ऊपर आ गया आपका क्रिएट। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ये चीज़ें आपको थोड़ा परिवर्तन दिखी। ठीक है ना, इस तरह ये हो गया आपका। तो यहाँ जो 2001 का है उसमें उसके अनुसार आप देखते हैं तो जो हाई लेवल का है उसमें क्या है, क्रिएट, सबसे ऊपर आपका क्रिएट आ गया, है ना। तो ये चीज़ें आपको इतनी समझ में आ गई होंगी। इनके बस टर्म्स थोड़ा सा याद रखिएगा कि 2001 में संशोधन के बाद किसकी जगह पे कौन सा आया था, है ना। तो बस इतनी ही चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। क्रिएट में क्या होता है, मूल्यांकन में तो क्या था, उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हुई है, ये चीज़ मूल्यांकन की जाती है। क्रिएटिंग में क्या होता है, मूल्यांकन के पश्चात उस मेमोरी में नई विचार, नए थॉट का निर्माण होता है और फिर यहाँ पर क्रिएटिविटी डेवलप होती है। ठीक है, तो ये सृजनात्मकता जिसको कहते हैं कि मौलिकता, मतलब अपने विचार, अपनी सृजनात्मक कौशल जो होती है उसको वो विकसित हो गई यहाँ पर। तो ये सबसे ज़्यादा हाई लेवल की होती है क्रिएट, है ना। ठीक है, तो इस तरह ये कुछ इसमें चेंजेस आए। अब उसके बाद देखिए अफेक्टिव डोमेन, कॉग्निटिव हमने पढ़ लिया। अफेक्टिव डोमेन में क्या होता है, भावात्मक पक्ष जो होता है ये आपका, इसमें बालक के व्यवहार के भावात्मक पक्षों को, भावात्मक में जैसे कि रुचियों, मूल्यों का, संवेगों का, अच्छे या बुरे भाव, है ना, अभिवृत्तियाँ, एटीट्यूड्स, इन सब चीज़ों का यहाँ पर पक्ष देखा जाता है। अब इसमें भी कई एक स्टेप हैं। इसमें देखिए रिसीविंग, रिसीविंग क्या होती है, रिसीविंग या इसी को अटेंडिंग भी कहा जाता है, आग्रहण। ठीक है, ये आपकी क्या है, रिसीविंग मतलब अनुकरण करना, छात्रों को अनुकरण के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। मतलब जब जो कि उनका लेवल कम है, मतलब छोटे क्लास के हैं या बौद्धिक स्तर उतना विकसित नहीं है, तो यहाँ पर क्या होता है, अनुकरण विधि के द्वारा ही, अनुकरण के माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया करना चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि जब तक यहाँ पर छात्र क्या है, जब परिस्थितियों और घटनाओं के तत्वों के प्रति सेंसिटिव नहीं होगा, मतलब यही कहते हैं तत्परता, है ना, तैयारी, जब तक वो क्या सीखने के लिए तैयार नहीं होगा तो चीज़ों को वो ग्रहण कहाँ से कर पाएगा, है ना, तो ग्रहण नहीं कर पाएगा, है ना, रिसीव ही नहीं कर सकता है। तो इसीलिए क्या है, स्टिमुलस का उपस्थित होना बताया गया। स्टिमुलस मतलब उद्दीपक, कोई चीज़ आपके सामने ऐसी हो जिसको देख के आपको सीखने की प्रेरणा जागृत हो। ठीक है, ये हो जाती है किसमें, रिसीविंग। तो यहाँ पर स्टिमुलस की बात की जाती है कि जो भी परिस्थितियाँ हैं वहाँ पर कोई भी एक ऐसा कारक होना चाहिए जिस उद्दीपन के प्रति, मतलब स्टिमुलस के प्रति आपकी अनुक्रिया होनी चाहिए, और तभी आप क्या होगा, तैयार होते हो, है ना। तो यही कह रहा है, अगला स्टेप क्या है, अनुक्रिया। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, अनुकरण के द्वारा जो क्रिया की गई, अब उसके पश्चात अनुकरण के द्वारा जो हमने किया और उसी के फलस्वरूप अनुक्रिया हुई। ठीक है, तो ये हो जाती है आपकी रिस्पॉन्ड, जो भी रिसीव किया आपने स्टिमुलस के द्वारा उसके प्रति अनुक्रिया करना। ठीक है, तो ये हो गई। अब वैल्यूइंग में क्या होता है, तो इस तरह से ये जो आपके हैं ना, ये दोनों स्टेप, ये आपके लो लेवल की बात करते हैं। ठीक है, ये आपके लो लेवल में आते हैं। और उसके बाद आपका मीडियम, ये आता है वैल्यूइंग और कंसेप्चुअलाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन, ये आपके आते हैं इसमें मीडियम लेवल में। ठीक है, तो जिसमें आपका ये हो गया विचारण और संगठन, ये आपके मीडियम लेवल पे आते हैं। ठीक है, और उसके बाद सबसे ज़्यादा हाई लेवल पे ये आता है। ठीक है, तो इस तरह से इनके टर्म्स की बात कर लेते हैं। वैल्यूइंग का मतलब क्या होता है, जिसे अनुमूल्यन कह रहा है, तो वैल्यूइंग मतलब होता है अनुक्रिया के पश्चात, मतलब सबसे पहला क्या था, आपने रिसीव किया, किसी चीज़ को समझने की क्षमता विकसित हुई, मतलब उसको ग्रहण करने की। ठीक है, तो यहाँ पर
उसके बाद अनुक्रिया की, अनुक्रिया के पश्चात मूल्यांकन किया जाता है। मतलब यहाँ पर जो अनुमूल्यन होगा, वैल्यूइंग होगी, यहाँ पर मूल्यों को स्वीकृति दी जाएगी। ठीक है, मूल्यों को प्राथमिकता देते हुए यहाँ पर कार्य किया जाता है। मूल्यों के प्रति विश्वास होना, विश्वास के प्रति वचनबद्ध होना, ये सारी चीज़ें आती हैं। मतलब मूल्यों में विश्वास, जो हम कर रहे हैं सही है गलत है, ये तो हो गया कि प्राथमिकता आपने दी। उसके प्रति विश्वास कितना है कि जो हमारे मूल्य, समझ रहे हैं, एथिक्स, जो आपकी नैतिकता होती है, ये यहाँ पर मूल्यों से यही संबंधित है कि जो भी कार्य आप कर रहे हैं वो विश्वास के साथ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाती है अनुमूल्यन, वैल्यूइंग। कंसेप्चुअलाइजेशन क्या आता है? सभी पहलुओं पर एक साथ विचार करना, कॉन्सेप्ट है ना, कॉन्सेप्ट की बात होती है, विचारण, ये हो जाता है। ये सारे आपके मीडियम लेवल की बात हो रही है। ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? एक पद्धति के समान मूल्यों को संगठित करना। और अब क्या है, मूल्य भी कई तरह के होंगे, कुछ अच्छे होंगे, कुछ खराब होंगे, कुछ उसमें क्या होगा, विरोधाभास होगा। तो इस तरह से एक पद्धति के समान मूल्यों को संगठित करना और डिफरेंट मूल्यों में जो है अंतः संबंधों को यहाँ पर तय किया जाता है। तो ये हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, सबको एक सा करना, लेकिन एक व्यवस्थित तरीके से करना। चरित्रीकरण, ठीक है, कैरेक्टराइजेशन, ये आपका हाई लेवल में आता है। और यहाँ पर चरित्रीकरण में जो मूल्य उसने आत्मसात किए, जो मतलब लर्नर ने उन मूल्यों को अभी तक अपने अंदर लिया, आत्मसात किया, ठीक है, उसके द्वारा व्यक्ति में एक क्या होता है, विशिष्ट जीवन शैली, अभिवृत्ति और रुचियों का एक संगठन डेवलप होता है। ठीक है, उन मूल्यों के द्वारा ही उसमें क्या है, कुछ ऐसे कैरेक्टर आ जाते हैं और जिससे कि व्यवहार को नियंत्रित किया जाता है ना। अब यही व्यवहार के द्वारा उसका एक चरित्र का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे कहूँ कि जैसे आप फिल्म देखते हैं तो वहाँ पर एक गुंडे की इमेज होती है और एक हीरो की इमेज होती है ना। तो हीरो के प्रति क्या होता है, आपकी सहानुभूति होती है, लेकिन गुंडे को देख के क्या होता है, बहुत ही गुस्सा आता है ना। तो ये सारी चीज़ें, ये किस में, ये कैरेक्टर में आ गई है ना, यही चीज़ें तो कैरेक्टर में होती हैं। तो बिल्कुल यही है। और ये किस में होता है, ये एक हाई लेवल पे जाकर, अफेक्टिव डोमेन में भी एक हाई लेवल पे जाके होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके सारे टर्म्स इसके। अब देखिए, अब इसी तरह से क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो अब आपने समझा कि यहाँ पर देखिए किस तरह की चीज़ें आएंगी। यहाँ पर देखिए कोई संश्लेषण विश्लेषण कुछ नहीं है, ज्ञान से संबंधित चीज़ नहीं है। सभी चीज़ें क्या हैं, जो आपके अंदर से होती हैं, भावों से संबंधित होती हैं। तो ठीक है, यहाँ पर ये अफेक्टिव डोमेन से संबंधित सारी चीज़ें आपकी हो गई, मूल्यों से संबंधित, अभिवृत्तियों से संबंधित, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपकी चरित्र से संबंधित। ठीक, अब देखिए क्रियात्मक पक्ष, कोनेटिव डोमेन, साइकोमोटर जिसको बोलते हैं। तो साइकोमोटर में क्या होता है कि शारीरिक और क्रियात्मक गतिविधियाँ यहाँ पर होती हैं, जिसमें आपका इम्पल्सन, उत्तेजना या उद्दीपन जिसको कह सकते हैं। तो उद्दीपन से आशय कुछ ऐसी वस्तु जो आपको कार्य करने के लिए आकर्षित करती है, उसे देखकर आप अनुक्रिया करते हैं, है ना। तो मतलब एक इम्पल्स पैदा होना शरीर में, आपके एक ऐसे कंपन होना जिसको देखकर आपको कार्य करने के लिए आपको मोटिवेशन मिले। ठीक है, मान लीजिए जैसे कि ये क्या होते हैं, मोटिव्स ही तो होते हैं जो आपको उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करने के लिए प्रेरित करते हैं ना, मोटिव्स जिनको प्रेरक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इम्पल्स में क्या होता है, जैसे कि भूख लगने पर खाना खाने की इच्छा होना, ठीक है, या आपने किसी चाट वाले के ठेले पे देखा चाट बहुत अच्छी बन रही है और आपकी इच्छा कर जाए, है ना। तो ये स्टिमुलस के प्रति फिर आप क्या है, अनुक्रिया करने के लिए यहाँ पर बाध्य होते हो। ठीक है, तो यही हो जाती है उत्तेजना या इम्पल्सन, ठीक, उद्दीपन। फिर आता है आपका मैनिपुलेशन, कार्यवाही। इसमें क्या होता है, उद्दीपन के प्रति क्रिया करना और डिफरेंट एक्टिविटीज़ को समझ के कार्य करना, है ना। तो मतलब यहाँ पर क्या होता है कि विभिन्न तरह की एक्टिविटीज़ होती है। मैनिपुलेशन से मतलब यही होता है कि अलग अलग गतिविधियों के अनुसार काम करना। ठीक है, तो इस तरह से मैनिपुलेशन हो जाएगा। कार्यवाही, कंट्रोल क्या होता है, कंट्रोल मतलब स्वनियंत्रण, क्रिया पर नियंत्रण रखना। मतलब यहाँ पर जो भी आपने कार्यवाही की, मैनिपुलेशन जो भी किया, तो कंट्रोल उन सब पे ही आपका, उन गतिविधियों पे, उन क्रियाओं पे आपका कंट्रोल, पूरी तरह से नियंत्रण होना कि अगर जो गलती पहले हो गई है वो दोबारा से ना हो। ठीक है, तो ये आपकी किसके अंतर्गत आई, ये कंट्रोल के अंतर्गत आ जाती है ना।
यहाँ पर कोई गलतियों को दोहराया नहीं जाएगा, कोई ऐसी मिस्टेक नहीं की जाएगी जो पहले हो चुकी है और अब नहीं करना है। इतना नियंत्रण आपके पास होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन क्या होता है? कोऑर्डिनेशन समन्वय, विभिन्न गत्यात्मक क्रियाओं के मध्य सामंजस्य, क्रमबद्धता, एकरूपता स्थापित करना, है ना। तो जैसे कि हाथ से अगर हम काम करना चाहें तो उसमें हमें उंगलियों का भी सहारा लेना पड़ेगा, अपने पाम हथेली का भी लेना पड़ेगा, है ना, भुजाओं का भी लेना पड़ेगा। तो ये क्या होगा? एक कोऑर्डिनेशन होता है, तब जाके हम एक हाथ से काम कर पाते हैं या दो हाथ से काम कर पाते हैं ना। तो यही चीज़ है कोऑर्डिनेशन। अगर उंगलियां काम ना करें तो हम चीज़ों को पकड़ नहीं पाएंगे, तो कोऑर्डिनेशन सही नहीं बनेगा। इसी को कहते हैं समन्वय, है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका नेचुरलाइजेशन, प्राकृतिक रूप से, जिसमें कोई कृत्रिमता ना हो। तो यहाँ पर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन करते करते मतलब समन्वय, क्योंकि हम साइकोमोटर की बात कर रहे हैं, जहाँ पर गतिविधियाँ होंगी, मतलब आपकी जो मसल्स हैं, मांसपेशियाँ हैं, उनके द्वारा क्रियाएं की जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है? समन्वय करते करते एक समय ऐसा आ जाता है कि हर परिस्थिति में हम समन्वय करना सीख जाते हैं और इस तरह से जटिल कार्यों को करने की क्षमता भी विकसित हो जाती है, ठीक है। तो नेचुरलाइजेशन यहाँ पर होता है, ठीक। अब उसके बाद जब इतनी हमारी क्षमता विकसित हो जाती है तो इसी का रूप ले लेता है आदतों का निर्माण, मतलब हैबिट फॉर्मेशन। स्वभाव में ये क्रियाएं जब आ जाती हैं, मतलब आपका कोऑर्डिनेशन करना आ जाता है, आपको मैनिपुलेशन करना आ जाता है, तो अब क्या होता है? आपको आपकी जो चरित्र में, मतलब कैरेक्टर में ही आदतों का निर्माण हो जाता है, जिसमें आपको कोई चीज़ें लर्न करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप सुबह उठते हैं, आपको क्या क्या करना है, ये चीज़ें आपके हैबिट में आ जाती हैं, ठीक है। इसके लिए आपको कोई टाइम टेबल नहीं दिखाना पड़ता है, कोई लर्निंग आपको नहीं करनी पड़ती है। यही हो जाता है आदतों का निर्माण। तो ठीक है फ्रेंड्स, इतनी चीज़ें अगर समझ में आ गई हों और अब कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि इतने चीज़ मैंने आपको समझाया और यह आपको जल्दी कहीं नहीं मिलेगा। तो ठीक है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अब इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो कि आपके ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ब्लूम के पारंपरिक वर्गीकरण विज्ञान के अनुसार, मतलब ट्रेडिशनल टैक्सोनॉमी की बात कर रहा है, जो 1956 वाली थी, है ना। उसके अनुसार संज्ञानात्मक क्षेत्र में अधिगम का उच्चतम स्तर क्या है? तो यहाँ पर कॉग्निटिव डोमेन की हाईएस्ट लेवल की बात कर रहा है। तो इसमें आपने देखा था ना, इवेल्युएशन था, ठीक है। तो यहाँ पर इवेल्युएशन ही होगा। नेक्स्ट है आपका, तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव डोमेन? कौन सा भावात्मक क्षेत्र में नहीं है? तो यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया था, विश्लेषण संश्लेषण जैसा यहाँ कुछ नहीं होता है। रिसीविंग थी, वैल्यूइंग थी, ऑर्गेनाइजिंग थी। तो यहाँ पर क्या नहीं था? एनालाइजिंग नहीं था। ये किस में था? कॉग्निटिव में था, ठीक है। इतनी चीज़ें अब आपको याद हो गई होंगी। और देखिए यहाँ पर कक्षा में शिक्षक का दृष्टिकोण जो शिक्षण को प्रभावित करता है, निम्नलिखित में से किस डोमेन से संबंधित है? क्या वहाँ पर खाली कॉग्निटिव काम करता है या आपका साइकोमोटर ही काम करता है? तो यहाँ पर देखिए, इसमें जो होगा वो होगा आपका भावात्मक, अफेक्टिव डोमेन यहाँ पर ये काम करता है, ठीक है। तो भावात्मक, है ना, इस तरह से ये आपका अफेक्टिव डोमेन यहाँ पर वर्क करता है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र में 6 स्तरीय पदानुक्रम हायरार्की के रूप में अधिगम को प्रदर्शित करता है ना। तो देखिए, ठीक से पढ़िएगा, क्वेश्चन कभी भी ध्यान से पढ़ना है। संज्ञानात्मक क्षेत्र की बात कर रहा है, 6 स्तरीय पदानुक्रम। तो इसमें यहाँ पर कौन से हैं? तो आपको पता है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में ही है ना। तो इस तरह से हमने पढ़ा था कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में 6 दिए हैं। अब देखिए, रटने के अधिगम द्वारा निम्नलिखित में से ब्लूम के वर्गीकरण का कौन सा स्तर प्राप्त किया जा सकता है? तो रटने के अधिगम द्वारा, तो इसमें क्या करेंगे? क्या अप्लाई करेंगे, एनालिसिस करेंगे या अंडरस्टैंडिंग करेंगे? रटने के द्वारा, रोट लर्निंग के द्वारा हमको रिमेम्बरिंग होती है, स्मरण करना, ठीक है। तो अब देखिए किस तरह से यहाँ पर रिलेट करके चीज़ों को पूछता है कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी और आपका साथ में लर्निंग, है ना। इस तरह से चीज़ें आपकी पूछी जा रही हैं। रट कर सीखने में क्या होता है, रोट लर्निंग में क्या है? ध्यान, यहाँ पर कोई भी ध्यान नहीं लगाना है आपको। चीज़ें क्या है, बस मेमोराइज पावर में आपको रखनी है चीज़ें, और वो जो है यहाँ पर जैसे ही ज़रूरत होगी आपको रिकॉल कर लेते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो ये हो जाती है रोट लर्निंग, रट कर सीखना। उसके बाद देखिए, संशोधित ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी शिक्षार्थी के लिए उच्चतम मानी जाती है ना। तो यहाँ पे क्या थी?
क्रिएट, ये अभी का क्वेश्चन है, ठीक है, 2023 में पूछा गया है। तो इसमें सबसे ऊपर क्या था, उस फिगर को याद करिए, सबसे ऊपर क्रिएट था, ठीक है। तो आज की ये कुछ क्वेश्चन हो गए, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी हो गई। और फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छी लगी, वीडियो सेशन कैसा लगा आपको, अगर अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक चैनल पे बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।